आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र के आजद मार्ग चौराहे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक ने राहगीरों को रौंदते हुए कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक कार को खींचते हुए खाई में जा गिरा। हादसे में 3 राहगीरों समेत कुल 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे लोगों को फिलहाल बाहर निकाला। आपको बता दें कि इस दौरान सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर 5 किलोमीटर लंबी गाड़ियों की लाइन भी लग गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों को समझाने की कोशिश की तो गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। फिलहाल पुलिस लोगों को समझाने में जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है। तो इस सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद से ही गुस्साए लोगों ने काफी देर तक ट्रैफिक जाम लगाया हुआ है। ये हम आपको तस्वीरें हादसे के दौरान की दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब पुलिस इन लोगों को समझाने के लिए वहां पर पहुंची थी तो गुस्साए लोगों ने पुलिस पर भी पथराव किया था और इस पथराव में एक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कुल 6 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। शाम को 7 बजे जो आजाद चौराहा है वहाँ पर एक दुखद और बहुत बड़ी घटना हो गई है, जिसमें एक ट्रॉला द्वारा एक कार को टक्कर मार दी गई। दोनों गाड़ियाँ जाकर के गड्ढे में गिर गए, जिससे कि 3 लोगों की जो कार सवार थे उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। साथ में 3 व्यक्ति अन्य जो बाहर थे, चौराहे पर खड़े थे, उनकी भी इसमें मृत्यु हो गई है। इस प्रकार से कुल 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। क्या वजह? तेज गति से वाहन चलाना इसकी पहली गति है, पहला कारण है। और ठीक से चौराहे पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर, तो यही अभी तक तो प्रथम दृष्टया घटनास्थल का निरीक्षण करने पे पता चल रहा है। तो इस हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। हम आपको ये घटनास्थल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हालांकि इस घटना के बाद से ही गुस्साए लोगों ने काफी देर तक सड़क जाम किया। ये जाम के दौरान की तस्वीरें और इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान लोगों ने काफी देर तक लंबा जाम लगाया हुआ है। स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद है और जब पुलिस हालांकि इस दौरान कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, लोगों को समझाने के लिए पहुंची थी, तो गुस्साए लोगों ने पुलिस पर भी पथराव किया और लोगों के इस पथराव में एक पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि ये दर्दनाक हादसा हम आपको कानपुर से बता रहे हैं, उन्नाव से बता रहे हैं, जहां पर उन्नाव में सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। उन्नाव से ये हादसे की तस्वीरें। ट्रक ने कार को इसमें जोरदार टक्कर मार दी और सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंद दिया और इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। लोगों को लगातार समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उन्नाव से। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता प्रसून शुक्ला जुड़ गए हैं। प्रसून, सबसे पहले अभी ताजा अपडेट बताया घटनाक्रम को लेकर। देखिए, जिस तरह से पूरी घटना हुई है उसमें शवों को पोस्टमार्टम जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। साथ ही साथ भारी पुलिस बल
पोस्टमार्टम हाउस के बाहर भी लगाया गया है, क्योंकि लगातार आक्रोश बढ़ा हुआ है, क्योंकि 3 राहगीर थे उनकी मौत हुई है, और साथ ही साथ एक ही परिवार के 3 लोगों की और जो कि कार में सवार थे उनकी मौत हुई है। तो इसको लेकर खासा आक्रोश है लोगों में। उनका कहना है कि साफ तौर पर जो पार्किंग की व्यवस्था उचित नहीं है और अनियंत्रित ढंग से ये जो ट्रक हैं वो लगातार चलते हैं, किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं थी। जाम की स्थितियां बनी थी, पुलिस के ऊपर नाराजगी है कि जाम को खुलवाने के लिए पुलिस देरी करती रही। तकरीबन 1.5 घंटे तक ये शव ट्रक के नीचे फंसे रहे और तब क्रेन से इनको निकाला गया। तो इन सब चीजों को लेकर काफी आक्रोश है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। परिजनों का बुरा हाल है, क्योंकि एक ही परिवार के 3 लोग बताए जा रहे हैं जिस तरह से उनकी मौत हुई है। तो हालांकि अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और स्थितियां अभी तक सामान्य हैं। जी बिल्कुल। प्रसून, इस बीच क्या लोगों को समझाया जा चुका है, क्योंकि लोगों ने काफी देर तक लंबा जाम भी लगाया हुआ था, क्या जाम को खुलवा लिया गया? जी बिल्कुल, जाम को खुलवा लिया गया है। लोगों को आश्वासन देकर के भेजा गया है। जो ड्राइवर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी जो पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाइयां हैं वो की जा रही हैं। हालांकि लोगों की नाराजगी अभी भी बनी हुई है, क्योंकि पुलिस बल के खिलाफ उनकी नाराजगी थी। पथराव किया गया है, उसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। इस तरह से पूरी घटना, और अभी जो पोस्टमार्टम हाउस के बाहर है वो काफी भीड़ देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल प्रसून, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो लोगों को समझा बुझाकर जाम को खुलवा लिया गया। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको कानपुर से बता दें। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आया है। दिल्ली के सुल्तानपुर जैसा हादसा, सुल्तानपुरी जैसा एक और मामला सामने आया। कार चालक ने 1 किलोमीटर तक स्कूटी को घसीटा है। टक्कर के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। फजलगंज पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे में घायल हुई स्कूटी सवार 2 युवतियां। पुलिस ने घायल छात्राओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फजलगंज थाना क्षेत्र के गोविंदपुरी स्टेशन पुल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर कानपुर से, यहां दिल्ली के सुल्तानपुरी जैसा एक और हादसा देखने को मिला। हालांकि पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए गाड़ी मालिक को गिरफ्तार कर लिया है, गाड़ी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि इस दौरान इस हादसे में 2 युवतियों को काफी चोटें आई। दोनों ही छात्राएं बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये बड़ी खबर कानपुर से। कानपुर से बड़ी खबर, इस दौरान दिल्ली के सुल्तानपुरी जैसा ही एक और मामला कानपुर में भी देखने को मिला, जहां पर कार चालक ने 1 किलोमीटर दूरी तक स्कूटी को घसीटा है। मेरी गाड़ी में सर शीशे वीशे तोड़ के मैंने हल्की सी छुआई तो मेरी गाड़ी में तोड़ के मुझे अटैक किया गया है। हमारी गाड़ी में कहाँ से आ रहे थे? मैं आ रहा था फजलगंज से गोविंदपुरी की तरफ, तो मेरी गाड़ी में मेरे आगे था। हाँ, तुम्हारी गाड़ी में कोई मेरी गाड़ी में गया था? हाँ, तोड़ा गया शीशा। तो नहीं, कोई गाड़ी में फंस गया था क्या तुम्हारा? कोई नहीं फंसा मेरी गाड़ी में सर। तो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस के बयान पर बीजेपी नेता अपर्णा यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस के बयान पर अपर्णा यादव ने कहा है कि शबरी के झूठे बेर खाकर श्री राम ने समस्त कास्ट बैरियर को तोड़ा और झूठे बेर खाकर सतयुग में उन्होंने एक परम उदाहरण भी दिया। राम भारत का चरित्र है और राम किसी एक धर्म या मजहब के नहीं है। आज भी भारत में कहा जाता है कि बेटा हो तो राम जैसा हो। इस तरह की टिप्पणी करना, बयान देना और राजनीति गर्म करने के लिए किसी ने भी दिया तो वो अपने खुद के चरित्र को दिखा रही हैं। इसके साथ ही अपर्णा यादव ने कहा कि यह उनके खुद के चरित्र का दर्पण है। बता दें कि बुलंदशहर कोतवाली नगर क्षेत्र के नुमाइश ग्राउंड में हो रहे एक शाम सावरिया सीट के नाम कार्यक्रम में अपर्णा यादव पहुंची थी। मैं समझती हूँ रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है व्यक्ति और जब भी इसका जो है चित्रण देखता है, टीवी पर हो, मंच पर हो, तो हमेशा नया जैसा प्रतीत होता है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में, ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे, और वो भी झूठे बेर खाए थे।
तो इस बीच एक और बड़ी खबर कानपुर से ही कथित वीडियो से पुलिस पर सवाल। बता दें कि खुशी दुबे के घर के बाहर लगवाए 2 सीसीटीवी। आरोप है कि रातों रात लगवाए गए हैं ये कैमरे। रिहा होने के बाद खुशी की चुप्पी से पुलिस थी चौकन्ना। तो कानपुर से इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब पुलिस पर ही सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान रातों रात ये 2 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बड़ी जानकारी कानपुर से, ये हम आपको सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। रातों रात ये कैमरे लगाए गए हैं ऐसा कहा जा रहा है, और इसके बाद कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि चुप्पी को लेकर लगातार पुलिस हैरान थी और इसी वजह से शायद ये सीसीटीवी लगाए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में प्रदेश की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत के बारे में बात की। मुख्य सचिव ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। विभिन्न प्रकार की विविधताओं को लिए हुए, तमाम सारी संभावनाओं को रखते हुए और एक बहुत ही समृद्ध ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए उत्तर प्रदेश आज काफी आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश जहां जो कि भगवान राम की जन्मस्थली है, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। यहां पे वेद वाचन, जब वेद का जब पहले बार धरती पर आगमन हुआ तो उसका पहला वाचन नैमिषारण्य में। भगवान बुद्ध को जब बोधि प्राप्त हुआ तो सारनाथ में। यह तमाम सारे हमारे ऐतिहासिक, चाहे महाभारत से जुड़े हो, रामायण काल से जुड़ी हो, ये सब चित्रकूट, ऐसी ऐसी चीजें जो कि हमारे प्रदेश में एक बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रूप में जानी जाती है। यहां पे कला के दृष्टिकोण से देखें, शिल्प के दृष्टिकोण से देखें तो इतनी सारी विविध प्रकार की, चाहे वो ललित कलाएं हो, चाहे वो वास्तुकला के रूप में हो, भवन कला के रूप में हो, विभिन्न प्रकार के जो कि हमारे एक मानव जाति जब अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहती है, उसकी विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के रूप में हो, ये पूरे प्रदेश में फैला पड़ा हुआ है। विभिन्न प्रकार की नृत्य विधाएं भी, संगीत विधाएं भी इस प्रांत में या तो पैदा हुई हैं या पली या बढ़ी है। यहां पे हमारे सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, भगवान वाल्मीकि, ऐसे तमाम सारे बहुते जो कवि, लेखक, जिन्होंने एक छाप छोड़ी हुई है इतिहास के पन्नों में, ऐसे भी हमारे प्रदेश में रहे। इस प्रदेश में प्रकृति ने एक बहुत अच्छी नदियों का जाल बिछा रखा है। इतनी उर्वरा धरती है जहां पे हर प्रकार की फसलें, आप किसी भी फसल को आप ले लीजिए तो चाहे गेहूं हो, धान हो, हर प्रकार की फसलों में उत्तर प्रदेश देश में या तो प्रथम है या दूसरे स्थान पे या तीसरे स्थान पे। गन्ने की उपज में नंबर 1 है। डेयरी के मामले में देश में सबसे ज्यादा हमारी डेयरी प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश से होता है। हॉर्टिकल्चर की यानी औद्यानिक फसलें, चाहे फल हो चाहे सब्जियां हो, वहां भी हमारा बहुत ऊपर, मैंने देश में सबसे ज्यादा उपज वाला स्थान उत्तर प्रदेश है। तो नोएडा के थाना सेक्टर 58 पुलिस और मोबाइल लुटेरे बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई। इस दौरान बदमाश अभिषेक उर्फ का बीकू गोली लगने से घायल हो गया और उसे पुलिस ने पकड़ लिया। इसी कड़ी में इसके कब्जे से बिना नंबर प्लेट लगी बाइक और लूट के 5 मोबाइल और अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं।
शेख उर्फ काकू है, जिसपे अभी तक 6 अभियोग गौतम बुद्ध नगर के ही ज्ञात हैं। आसपास के अन्य जनपदों के अभियोगों की जानकारी की जा रही है। शातिर मोबाइल स्नैचर है और आज गुप्ता चौराहे के पास जब चेकिंग की जा रही थी, ये पुलिस को देख के भागा। पुलिस द्वारा इसका पीछा किया और जयपुरिया कॉलेज के पास इससे मुठभेड़ हुई है, जिससे मुठभेड़ में इसके पैर में गोली लगी है। इसे गिरफ्तार किया गया है और ये शातिर लुटेरा है। इतने अभियोग तो अभी हमें ज्ञात हुए हैं। अन्य अभियोग हैं, ये जो गाड़ी यूज कर रहा है, जो देखने में स्प्लेंडर लग रही है, लेकिन इसे पूरी उस पर टेपिंग कर रखी है, जिससे मालूम नहीं हो पा रहा है कि किस कंपनी की गाड़ी है, अंदर किस कलर की है, और पीछे इसने अपने नंबर प्लेट वगैरह भी हटा रखे हैं। तो इस बीच राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर, युवक का एयरपोर्ट पर हंगामा। बड़ी जानकारी राजधानी लखनऊ से, एस्केलेटर से कूद रहा था युवक और सीआईएसएफ कर्मियों ने युवक को बचाया। रूस में रहकर एमबीबीएस की कर रहा था पढ़ाई। रायपुर जाने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा था युवक। सरोजनी नगर पुलिस को सौंपा गया है युवक। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि पूछताछ में युवक निकला मानसिक रूप से कमजोर। आपको बता दें कि एस्केलेटर सीढ़ी से युवक कूद रहा था और इस दौरान पुलिस ने हालांकि उसे पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि युवक एमबीबीएस की पढ़ाई भी कर रहा है और जो खबरें सामने आई है उसके मुताबिक युवक मानसिक रूप से काफी बीमार है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, ये हम आपको तस्वीरें भी राजधानी लखनऊ के एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। यहाँ एस्केलेटर से युवक कूद रहा था, लेकिन तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि युवक मानसिक रूप से बीमार है। हालांकि वो एमबीबीएस की पढ़ाई भी कर रहा है। तो फर्रुखाबाद में अब हवा में आलू की फसल पैदा होगी। आलू की खेती करने वाले किसानों को ऐसा बीज मिलेगा जिससे फसल में रोग नहीं लगेगा। आपको बता दें कि श्रृंगीरामपुर की टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला में एरोपोनिक विधि के जरिए आलू का बीज तैयार किया जा रहा है। एरोपोनिक विधि यानी कि मिट्टी के बिना हवा में पानी के जरिए आलू बीज तैयार करना नवीनतम तकनीक है और इसी बीज से फसल में रोग और बीमारी लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसी के साथ आलू की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। आपको बता दें कि श्रीरामपुर की प्रयोगशाला में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राहुल पाल अफ्रीका से नौकरी छोड़कर यहां पर काम करने के लिए आए हैं और डॉक्टर राहुल का कहना है कि दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और शिमला के केंद्रीय आलू संस्थान में एरोपोनिक तकनीक से तैयार की गई पौध मिलती है और वो शिमला से आलू की पौध लेकर आए हैं। 1 महीने बाद करीब 4 इंच का पौधा हो जाता है और इसके बाद एरोपोनिक विधि से बीज तैयार करने के लिए पौधे को ग्रोथ चैम्बर में लगाया जाता है। तो वहीं राहुल पाल के सहयोगी नीरज शर्मा ने कहा कि ग्रोथ चैम्बर में बॉक्स के अंदर जड़ें 3 फीट तक बढ़ती है, पत्तियां ऊपर खुली हवा में रहती है। एक पौधे की जड़ में 50 से 60 आलू के बीज तैयार हो जाते हैं। एक्चुअली ये जो है हवा में आलू उत्पादन होता है, एरोपोनिक्स को कहते हैं और ये हम लोग इसलिए करते हैं कि रोग मुक्त आलू का बीज कैसे उपलब्ध हो। तो इस वजह से इस टेक्निक पे हम लोग कार्य कर रहे हैं और इसके द्वारा जो भी उत्पादन होगा उसमें जब ये ओपन फील्ड में जाएगा तो किसी प्रकार का रोग नहीं आएगा आलू में और उत्पादन भी अधिक होगा। जी, आलू के अंदर जितने प्रकार के भी वायरस होते हैं वो सब मिट्टी से ही आते हैं। वायरस से लीफ रोल वायरस, जितने प्रकार के वायरस है मोस्टली वायरस मिट्टी के द्वारा आते हैं। इस टेक्निक का मेन फंडा ये है कि हम जो प्लांट्स में जो लगाते हैं, जो सीड का प्रोडक्शन लेना है वो वायरस फ्री सीड का प्रोडक्शन हमको लेना होता है। जो बेसिक थिंग्स हमारी इसमें रहती है, उसको जब प्लांट्स बनाते हैं और उस प्लांट को फिर हम यहाँ शिफ्ट कराते हैं तो इसमें रूट्स पे जो हमें पानी का फव्वारा देना है, टेम्परेचर देना है और ऑटोमेटिकली हर 5 मिनट में हम इसको 1 मिनट के लिए इसमें वाटर फॉगिंग करते हैं, जैसे कि हर 1 मिनट में प्लांट्स की रूट को इसको जो खाना देना होता है या भोजन देना होता है वो इसको जाए, जिससे कि प्लांट हेल्दी रहे और हेल्दी सीड हमारे लिए प्रोडक्शन होगी। तो आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती है और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ
संबोधन कर रहे हैं। सीधा आपको लेकर चलते हैं वहां। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती है और इसी कड़ी में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आज नेताजी को याद किया। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजधानी लखनऊ से ये तस्वीरें 126वीं जयंती पर उन्हें याद किया गया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर राजधानी लखनऊ की ये तस्वीर है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेताजी को याद किया, उन्हें नमन किया, उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उनके साथ हालांकि कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती है और राजधानी लखनऊ में पराक्रम दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है। यहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किया, सुभाष चंद्र बोस को याद किया। कई गणमान्य लोग भी उनके साथ मौजूद थे। ये तस्वीरें हम आपको राजधानी लखनऊ से दिखा रहे हैं। पराक्रम दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जा रहा है और राजधानी लखनऊ से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। स्मृति चिन्ह भेंट किया गया माननीय एमएलसी साहब के द्वारा। भेंट किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ को। ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। पाठक जी को भार्गव जी के द्वारा सम्मानित किया जाए। स्वागत। अंग वस्त्र भी भेंट किया जाए। माननीय एमएलसी साहब जी के द्वारा मंत्री असीम अरुण जी को अंग वस्त्र देकर स्वागत सम्मान किया जाए। पुष्प कुछ देकर उनका सम्मान किया गया। अब मैं अपने परम आदरणीय परम स्नेही इस के माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वो आए और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन पर प्रकाश डालें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पावन जयंती कार्यक्रम में आज यहां पर उपस्थित प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री असीम अरुण जी, माननीय विधायकगण श्रीमती जयदेवी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक विधान परिषद सदस्य श्री अवनीश कुमार सिंह जी, पूर्व विधायक सुरेश चंद्र तिवारी जी, विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री श्री घनश्याम शाही जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव,
और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज पूरा देश आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी पावन जयंती पर स्मरण करते हुए नमन कर रहा है। देश की आजादी के आंदोलन में नेताजी के द्वारा किए गए योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में 23 जनवरी की तिथि को पराक्रम दिवस के रूप में आयोजित करने और इसके माध्यम से नेताजी के योगदान के प्रति पूरे देशवासियों की कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर पूरे देशवासियों को प्रदान किया। आज पूरा भारत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन पराक्रम दिवस के प्रति विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से कर रहा है। हम सब जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म भारत के तत्कालीन बंगाल प्रांत के और आज के उड़ीसा प्रांत के कटक में हुआ था। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के होने के नाते आगे की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लेना पड़ा था। उस समय की प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा आईसीएस की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने वह सेवा ज्वाइन नहीं की। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।